हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सीटेट 2018 के जो विगत वर्ष का प्रश्न है। इस सीरीज में हम आज क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको 2 या 3 दिन के अंतराल में एक रेगुलर वीडियो मिलेगी। आप उसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सीटेट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको अध्ययन कराया जाएगा, क्योंकि सीटेट की ऐसी परीक्षा है जहाँ पर यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, खासकर आप पेडागॉजी ऐसा सेक्शन है कि वहाँ पर यदि आप प्रश्नों का अच्छे से पहले से लगाए होंगे तभी आपके पेडागॉजी के अधिकतर प्रश्न सही होंगे। और सीटेट का जो प्रश्न होता है इसमें 50-50 का खेल होता है, क्योंकि यहाँ पर 50% आपकी पेडागॉजी और 50% आपका कंटेंट रहता है। तो इस क्लास 1 में हम जो है सीडीपी के सेक्शन और सीडीपी की पेडागॉजी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। जो अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो का लिंक अवश्य शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं कि सीटेट का जो है 2018 का प्रश्न पत्र किस प्रकार का रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पर। तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण के से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन 1 है, सीखने और प्रदर्शन करने के एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यावरण जो है बच्चे के जो है केवल भाषा विकास में नहीं, हालांकि संपूर्ण विकास में भी यह योगदान रखता है। तो अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 1 सही हो जाता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। तो विकास, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है विकास से रिलेटेड, यह हमारा क्वेश्चन था विकास से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। विकास विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। यह भी जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो है अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जो बच्चे हैं अपने पर्यावरण पर भी क्रिया करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह जीन पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो है 4 क्रमिक अवस्थाएं विकास की बताई थी। जीन पियाजे की 4 अवस्था थी। पहली हमारी अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था या ज्ञानेंद्रियों पर आधारित अवस्था है। दूसरी यहाँ पर हमारी है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हमारी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी हमारी यहाँ पर है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त, जब बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लगता है, अधिकतर यह जो कार्य होता है किशोरावस्था में होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। जो प्रतीकात्मक विचार का विकास है यह जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती बच्चों में, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। बच्चों में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। इसके दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से आरंभ होता है। अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लग जाता है। गामक क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा, जैसे वह भूखा है तो वह रो देता है, इस प्रकार की वह क्रियाएं नहीं है। धीरे धीरे भाषा का प्रयोग वह करने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह खेल का युवा के बच्चों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका, वह अपनी उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। वह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कि उन्हें कब उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि यह समय बिताने का सुखद तरीका है।
बच्चों का जो भूमिका निभाता है, यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन सही हो जाता है कि निम्नलिखित कारकों में खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर यह समय बिताने का एक सुखद तरीका बच्चों के लिए हो जाता है खेल जो है। और यहाँ पर खेलों द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित होती है, बल्कि खेल अनेक बीमारियों की संभावना को भी न्यून करता है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका होने के अलावा यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित प्रकार से निभाता है। जो है महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से यह निभाता है? स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में बच्चों का स्वास्थ्य सही रहता है। शिक्षा प्रदाता के रूप में बच्चे, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनके सामाजिक मानसिक शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन यह सही हो जाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो है 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक यह वे शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं। यह समय बिताने का सुखद तरीका के अलावा जो है यह भी जो है विकास का हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यहाँ पर विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर जो है यह प्रश्न यदि आप देंगे, बच्चा जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित बच्चा यहाँ पर जो है सोचेगा किस प्रकार का विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कर सकते हैं। अगला हमारे यहाँ पर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? करके सीखना, परियोजना विद सहयोग से सीखना। करके सीखना, परियोजना विद सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग और परियोजना विद क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना। तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? करके सीखना। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। करके सीखना, परियोजना विद सहयोग से सीखना, यह जो है परियोजना विधि है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यहाँ पर हमारा जो है स्कूल शिक्षा के यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल शिक्षा के जो है यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में प्रतिबंधित करते हैं। जीवन सच्चा शिक्षक है। तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रश्न सही हो जाता है? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे मापा जा सकता है? उनके सिद्धांत के अनुसार परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का सहयोग जो है समर्थन किया जाना है। सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का सहयोग समर्थन किया है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को सहयोग वापस लिया जा सकता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो यहाँ पर क्या संदर्भित करता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला हमारा कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है।
स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे जो है क्या छोड़कर, निम्नलिखित में से क्या छोड़कर इसके द्वारा जो है लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप ट्यूशन यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मानकीकरण का यह है और उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह मानकीकृत परीक्षणों के लिए कहा गया है। अगला हमारा है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है, कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो सकता है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे का प्रदर्शन आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल में भरने के उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, उचित लक्ष्य जो है निर्धारित करने में यह हो सकता है। कि यहाँ पर आपका कौन सा प्रश्न सही होगा, आपका यहाँ पर प्रश्न जो है कि सही होगा बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने पे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों में धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। निम्न कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन को संबंधित नहीं, तो यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। बच्चों की प्रगति प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालीता के कारण बच्चों में क्या हो सकता है कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण और यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर आनुवंशिकता और पर्यावरण के एक अंतःक्रिया बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण के एक अंतःक्रिया, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन और यहाँ पर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर और उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। यहाँ का जो आपका ऑप्शन नंबर है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग करने पर, यहाँ का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ना उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, उपयुक्त तरीका नहीं है।
और अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश जो है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ये नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं कि सृजनात्मक हैं। सृजनात्मक कौन से बच्चे होते हैं? जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं वह सृजनात्मक जो है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रतिमानदार सोच, विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का उपयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यहाँ पर जो आपका जो है आंसर हो जाएगा कि अभिसरण उत्तरों वाला प्रश्न पूछना। यहाँ पर या सही, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया, नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो स्मृति जो है यहाँ पर आपका जो है डर एक संवेग है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। मैकडूगल ने कितने प्रकार के जो है संवेग बताए हैं? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कितने प्रकार के जो है मैकडूगल के अनुसार संवेग बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। दूध बूथ पर एक जो है मशीन द्वारा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे की सोच का कौन सा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत असीमित अनावरण ज्ञान है। गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जो बच्चे का जवाब है, जो उनका जो है दूध बूथ से खरीदता है दूध, तब उसको वही अनुभव पर आधारित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो कौन सा यहाँ पर अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रश्न सही हो उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि को नहीं हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो। खुली ताक जो है शेल्फ में रखी हो जो दिन के समय प्राप्त किया जा सकते। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से जो है कक्षा में जो कौन सा जो है पाठ्यपुस्तकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संबंध सामग्री में से एक है। तो यहाँ पर आपका जो है वे राज्य, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। जो पाठ्यपुस्तकों की भूमिका जो है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जो है पाठ्यचर्या 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है रचनावाद।
कंस्ट्रक्टिविज्म जो है यहाँ पर जो है एनसीएफ के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को कब प्रेरित समझा जा सकता है? वे अच्छी तरह से वर्दी स्कूल पहन कर आते हैं तो यह भी नहीं हो। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, यह भी नहीं। वे सभी उपस्थित में नियमित हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम में सुधार के लिए बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो शिक्षक को वास्तविक जीवन पद्धतियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जो है बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जो एक दूसरे से जो बच्चे जो हैं वास्तविक जीवन से उनको जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है? किस तरह मदद करता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और आपको यह सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्योंकि हम इसमें दिन प्रतिदिन जो है एक नया कंटेंट जोड़ते जाएंगे कि आपका जिसमें सभी फिटेड जो अभ्यर्थी पेयरिंग हैं उनका जो है शिक्षक अड्डा परिवार से जो है कुछ लाभ हो सके। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। अगले जो क्लास आपको 1-2 दिन के मध्य दे दी जाएगी। इस वीडियो में इतनी हेलो, धन्यवाद।